एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का ये 624वां एपिसोड है। दीपावली पर्व की आप सभी को सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल है, सतमोला कवियों की चौपाल इस कोरोना काल में भी आपके साथ बनी रही, आप हमारे साथ बने रहे। ये है हमारा एक परस्पर विश्वास का, अटूट विश्वास का संबंध जो ठहरा। कई अनेक सरकारें कोर्ट भी कह चुकी है पटाखे न जलाएं। एक हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो कोर्ट की अवमानना नहीं करता। प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण के संरक्षण के लिए, प्रदूषण को भगाने के लिए जितना हिंदू सेक्रीफाइस करता है, इतने शायद जो ये अन्य पंथ के लोग हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो बड़ा दिन हो, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो शब रात हो, जिस ढंग से ये बदतमीजियाँ होती हैं, प्रदूषण और वाहियात हरकतें होती हैं, उसके खिलाफ भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सारे, जब होली आती है तो पानी की बर्बादी, जब जन्माष्टमी आती है तो हांडी की बात आती है, कभी जली कट्टू की बात आती है, और अभी तो दिवाली आने में टाइम है। उससे पहले जो प्रदूषण है उसके लिए आप किसको बैन करना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि केंद्रीय सरकार को ही बैन कर दिया जाए। ऐसे सरकारों को बैन कर दिया जाए जो प्रदूषण के मामले में घोड़े बेच के सोती हूँ। खैर, ये घोड़े बेच के सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो हिंदू समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, सहिष्णु समाज है, दीपावली पर पर्यावरण का संरक्षण करेगा। दीपावली उत्साहपूर्वक मनाएंगे, लेकिन आने वाले वर्ष में और भी धूमधाम से मनाएं, इसके लिए हमें कुछ दिशा निर्देश मानने ही चाहिए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज हमको प्रारंभ कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल में अंतर्राष्ट्रीय काव्य बगीचे के एक तरोताज़ा फूल एक नए रूप में आ रहे हैं। उस तरोताज़ा फूल का नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी। महेंद्र अजनबी जी को मैं जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। महेंद्र अजनबी जी को
महेंद्र अजनबी जी। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। वीर रस के बहुत कवि आपने सुने होंगे, कुछ तो बहुत श्रेष्ठ कवि हैं हमारे जैसे हरिओम पवार, भाई विनीत चौहान, आपने बहुत कवि उनमें से सुने होंगे। मैं एक कविता विशेष आपको जो सुना रहा हूँ उसमें कभी कभी वीर रस का ऐसा कवि भी आ जाता, कविता में कोई बात नहीं होती, लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। मैं सोचने लगा यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज़ है, ये इसमें बना क्या सकता है। लेकिन ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, बोले मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। लोगों ने तालियां बजा दी। कविता में कोई बात। एक और कवि को सुन रहा था भाई साहब, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खा रही थी, आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति जिसमें इसे तेल की ज़रूरत पड़ गई। मैंने दूसरी पंक्ति सुनी, माथा ठोका प्रवीण भाई अपना, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। अच्छा, मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का इस पटेल जी से क्या लेना देना, लेकिन उसे पता था कि तुक मिलाने, क्योंकि पटेल जी पे ताली आती इसलिए तुक मिलाने के लिए ज़बरदस्ती तेल लेके आया। हो जाता है ऐसा। ये इस कविता की थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। जिन दिनों अच्छा वीर रस का कवि आते ही उसका सबसे पहला काम ये होता है कि मंच से ही वो पाकिस्तान को निपटा देता है। हाँ, मेरे तो दोस्त सुरेंद्र दुबे अब नहीं हैं इस ज़मीन पर, लेकिन उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो बोले यार हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जागती नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर यह पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते। हालांकि एक और दोस्त ने और भी बड़ी बात कही, बोले अगर हम वाकई में सच्चे देशभक्त होते तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। तो जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जब लड़ाई छिड़ती है, युद्ध होता है तो जनता में जोश आ जाता है, तो जब लड़ाई छिड़ती जनता में भी जोश आ जाता है। अब मेरे मोहल्ले वालों को भी जोश आया। अब वो जनता है सीमा पे लड़ने तो जा नहीं सकती, उन्होंने सोचा क्या किया जाए। बोले चलो एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाते हैं। अच्छा, उन्हें कोई ढंग का कवि उन्हें वीर रस का मिला नहीं, पता नहीं कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था उससे कहते थे यार तू वीर रस का लग रहा, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है। अच्छा, कोई तो वीर रस का कवि इतनी ऊंची छोड़ेगा भाई साहब। अभी एक कवि को सुन रहा था, बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। मैंने उससे पूछ लिया राख लगा के क्यों खींचो? बोला जीभ है, स्लिप कर सकती है। तो कविता शुरू कर रहा हूँ, एक बार तालियां बजाकर मन दें। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था, मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात। जब एक ही कवि पाकिस्तान को नहीं निपटा देता, 60 उसका क्या हाल करेंगे उसको। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया।
पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर, पर एक कवि अभी भी पुराने ज़माने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा। कहाँ है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाएंगे। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी, उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, है मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। अच्छा, मैं चौंका, मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार 400 साल पुरानी। बोले कुछ नहीं, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मर ही जाएगा। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया, और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूं। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए था। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही, आपकी तालियां उठनी चाहिए उस बात पे। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है। अबे क्या और किससे। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज़ यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी। वीर रस का अब जो कवि आया भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था, 5-6 किलो तो कपड़े ही पहन रखे थे। मैंने तो मेरे एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये वीर रस का कवि इतना पतला दुबला इतना कमज़ोर कैसे हो गया। बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूंकता ही रहता है, इतना नुकसान ये अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर रहा है। अच्छा, इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना। तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, कुछ खपती लोग भी बैठे होते हैं श्रोताओं में। एक गया अपने घर जाकर दूरबीन लेके आ गया, उससे देखते हुए बोला, बाप रे ये कवि खड़ा है उसका एक्सरे। अचानक वो कवि बड़ी ज़ोर से थरथराया। श्रोताओं में से, और देखना मैंने हाथ से कहाँ से निकाला है तो आपकी तालियां चाहता हूँ। अचानक वो कवि बड़ी ज़ोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सूंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन में। वीर रस का अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया। जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता है। आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में ज़ोर ज़ोर से लहराए और उन्होंने क्रम से लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। पर वो मेरा दोस्त निकला, मंच से उतर के मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। अब उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं थे।
इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं झंडा कहाँ फहराऊं? मैंने कहा झंडा कहाँ फहराऊं? फिर तू ऐसा कर जा, झंडा लेकर और आगे निकल जा और सीधा अफगानिस्तान पे चढ़ जा। बोले नहीं यार, वहाँ तो आजकल अब अमेरिका बम फेंक रहा है। मैंने कहा फिर उसके आगे ईरान है, वहाँ तेहरान निकल जा। तेरा क्या जा रहा, वहाँ फहरा दे। वो बोला यार तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहाँ बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क। एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजती। उससे आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दूं, पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले, या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा, यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह महेंद्र अजनबी जी, आपने जिस प्रकार से आज अपने कविता का पाठ का हमें रसावदन दिया है, हम अहोभागी हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सतमोला कमीज चौपाल में। सतमोला कमीज चौपाल आपकी अपनी चौपाल, सतमोला कमीज चौपाल में आमंत्रित करना चाहूँगा देश के सुविख्यात एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि, जिनके पास हर तरह का काव्य का रस है, इसलिए हम उनको सबरस बोलते हैं। मुरसाने के रहने वाले हैं, राजस्थान में मुरसाने गांव के हैं, इसलिए सबरस मुरसानी जी को आमंत्रित करता हूं। सबरस मुरसानी जी आएँ, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। सबरस मुरसानी। गम का मारा खुशहाल हुआ, खुशियों से ऊंचा भाल हुआ। गम का मारा खुशहाल हुआ, खुशियों से ऊंचा भाल हुआ। जिस दिन घर में बेटी जन्मी, जिस दिन घर में बेटी जन्मी, यारों में माला माल हुआ, यारों में माला माल हुआ। गम का मारा खुशहाल हुआ, खुशियों से ऊंचा भाल हुआ। जिस दिन घर में बेटी जन्मी, यारों में माला माल हुआ, यारों में माला माल हुआ। गम का मारा खुशहाल हुआ। पहला बंद है, आंगन में कोयल सी बोले। ये बेटी होती है जो हर घर के आंगन में उसकी किलकारी, उसकी बोली कितनी अच्छी लगती है। आंगन में कोयल सी बोले, कानों में मिसरी सी घोले। आंगन में कोयल सी बोले, कानों में मिसरी सी घोले। चौखट पर सोन चिड़ैया सी, मेरा दिल नाचे हौले हौले। दीवाली सा जगमग जगमग, दीवाली सा जगमग जगमग, हर कोना घर का कमाल हुआ। यारों में माला माल हुआ, यारों में माला माल हुआ। जिस दिन घर में बेटी जन्मी, जिस दिन घर में बेटी जन्मी, यारों में माला माल हुआ। गम का मारा खुशहाल हुआ, खुशियों से ऊंचा भाल हुआ। और इसका दूसरा बंद है, बेटी है फूलों कलियों सी, बेटी है फूलों कलियों सी, परियों सी और तितलियों सी। बेटी है फूलों कलियों सी, परियों सी और तितलियों सी। चंदन सी महक लिए चमके, चंदा और तारा बलियों सी। इन चंदन सी महक लिए चमके, चंदा और तारा बलियों सी। उगते हुए भोर की किरणों सी, उगते हुए भोर की किरणों सी। इन छूकर भी मैं लाल हुआ, इन छूकर मैं भी लाल हुआ। यारों में माला माल हुआ, यारों में माला माल हुआ, यारों में माला माल हुआ। गम का मारा खुशहाल हुआ, खुशियों से ऊंचा भाल हुआ। जिस दिन घर में बेटी जन्मी, यारों में माला माल हुआ, यारों में माला माल हुआ। और अंतिम बंद है,
ये देख के अंतिम बंद है इसका। जब डोली बैठ के जाएगी, हर बेटी अपना घर छोड़ करके पराई घर जाती है। जब डोली बैठ के जाएगी, दो कुल की रीत निभाएगी। जब डोली बैठ के जाएगी, दो कुल की रीत निभाएगी। माँ बाप को सुत चाहे ठुकरा दे, माँ बाप को सुत चाहे ठुकरा दे, पर बेटी नहीं ठुकराएगी, पर बेटी नहीं ठुकराएगी। इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बेटी विकास करे, हर दिशा में बेटी विकास करे। ये देख के मैं तो निहाल हुआ, यारों में माला माल हुआ। गम का मारा खुशहाल हुआ, खुशियों से ऊंचा भाल हुआ। जिस दिन घर में बेटी जन्मी, जिस दिन घर में बेटी जन्मी, यारों में माला माल हुआ, यारों में माला माल हुआ, यारों में माला माल हुआ। गम का मारा खुशहाल हुआ। सबरस मुरसानी जी ने जो आज कविता सुनाई, बेटी पर सुनाई, बेटी का दर्द बेटी का पिता होने पे पता चलता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देश की सुविख्यात कला फिल्मों की अभिनेत्री, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और मशहूर शायरा, मेरे मित्र रेखा गुप्ता को मैं आमंत्रित करता हूँ छोटे से साक्षात्कार के साथ। रेखा गुप्ता जी को चाहे जोरदार तालियों के साथ रेखा गुप्ता जी का हम स्वागत करें। रेखा गुप्ता जी। नमस्कार, आदाब। मैं रेखा गुप्ता और आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूँगी अपने विषय में। मैं बताना चाहूँगी कि मैं क्या हूँ। हाँ, मैंने रंगमंच पे काफ़ी समय से काम किया है और जितनी भी विभिन्न कलाएं हैं उनसे मैं जुड़ी रही हूँ। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे प्रवीण जी लेकर आए हैं। मैं उनका पहले ही धन्यवाद करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। हर व्यक्ति की एक अपनी शख्सियत होती है और प्रवीण जी ने कहा था कि आप अपने को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने उसी विषय को लेके अपने बारे में बताते हुए एक रचना लिखी है जो मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहती हूँ। मैं मस्तक की ऐसी रेखा, मैं मस्तक की ऐसी रेखा, बिन कहे बहुत कुछ कहती है। मैं मस्तक की ऐसी रेखा, बिन कहे बहुत कुछ कहती है। मैं हाथों की ऐसी रेखा, मैं हाथों की ऐसी रेखा जो भाग्य उदय कर देती है। मैं हाथों की ऐसी रेखा जो भाग्य उदय कर देती है। मैं लक्ष्मण की ऐसी रेखा, मैं लक्ष्मण की ऐसी रेखा मर्यादा अंकित करती है। मैं सीमा की ऐसी रेखा, मैं सीमा की ऐसी रेखा इतिहास बदल रख देती है। मैं अंक शास्त्र की वो रेखा, मैं अंक शास्त्र की वो रेखा जो शून्य विश्व को देती है। मैं अंक शास्त्र की वो रेखा जो शून्य विश्व को देती है। मैं चित्रकार की वो रेखा, मैं चित्रकार की वो रेखा जीवंत कृति कर देती है। मैं काजल की ऐसी रेखा, मैं काजल की ऐसी रेखा जो प्रणय निवेदन करती है। मैं काजल की ऐसी रेखा जो प्रणय निवेदन करती है। मैं मांग भरी ऐसी रेखा, मैं मांग भरी ऐसी रेखा जो अमर सुहाग भी रचती है। मैं मांग भरी ऐसी रेखा जो अमर सुहाग भी रचती है। और क्योंकि बॉलीवुड से कनेक्शन रहा है और बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं, उनका नाम भी रेखा है, तो मैं बस उसी को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं फिल्म जगत की वो रेखा, मैं फिल्म जगत की वो रेखा चलचित्र अमर कर देती। मैं फिल्म जगत की वो रेखा चलचित्र अमर कर देती।
आपको रेखा गुप्ता जी का ये नया अंदाज कैसा लगा, ज़रूर हमें बताइएगा। रेखा गुप्ता जी के बाद अब जो मैं लेना चाहता हूँ, हमारे सतमोला कवियों की चौपाल से बड़े लंबे समय से जुड़े रहे एक और उर्दू शायर, उर्दू कवि अरुण साहिबाबादी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। अरुण साहिबाबादी जी एक माइलस्टोन है, मील के पत्थर हैं, एक काव्य साधक हैं। मैं ऐसे अपने कवि मित्र अरुण साहिबाबादी जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा। अरुण साहिबाबादी जी। हजरात ग्रामी, मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मेरा तखल्लुस अरुण साहिबाबादी है और हिंदी के मुमताज़ शायर पद्मश्री गोपाल दास नीरज मेरी शायरी के उस्ताद हैं। इस वक्त अपनी एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। पानी खो कर भी छाँव लाता है, पानी खो कर भी, पानी खो कर भी छाँव लाता है, खुश्क बादल भी काम आता है, खुश्क बादल भी काम आता है, पानी खो कर भी। फूल असली दिल फरेब नहीं, फूल असली दिल फरेब नहीं, फूल नकली भी दिल लुभाता है, पानी खो कर भी छाँव लाता है, खुश्क बादल भी काम आता है। तुम परिंदे से कुछ नहीं कहना, तुम परिंदे से कुछ नहीं कहना, हर नगर में ये आता जाता है, हर नगर में ये आता जाता है। जिस खिलौने से मैं रहा महरूम, जिस खिलौने से मैं रहा महरूम, वो ज़ईफ़ी में भी लुभाता है, वो ज़ईफ़ी में भी लुभाता है। सबको मैं नोश मत समझ लेना, सबको मैं नोश मत समझ लेना, गम का मारा भी लड़खड़ाता है, गम का मारा भी पास जाने पे और है तारा, पास जाने पे और है तारा, दूर से सिर
झिलमिलाता है दूर से सिर्फ जिस धनी ने गरीबी देखी थी, जिस धनी ने गरीबी देखी थी, वो गरीबों के काम आता है, वो गरीबों के जाड़े में साथ सोने वालों को, जाड़े में साथ सोने वालों को जाड़ा इतना नहीं सताता है, जाड़ा इतना नहीं सताता है। फूल से फूल लड़ भी जाए तो, फूल से फूल लड़ भी जाए तो कोई नुकसान नहीं उठाता है, पानी को कभी छाँव लाता है, खुश्क बादल भी काम आता है, पानी को कभी। शुक्रिया। अब समय हो गया है एक अल्प विराम का। अल्प विराम में आप सतमोला कवियों की चौपाल के तरफ से हम आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम भेजेंगे सतमोला की सोन पापड़ी। सोन पापड़ी ऐसी जो सोन पापड़ी खाएं तो आप सोन पापड़ी, सतमोला की सोन पापड़ी के अलावा कहीं और दूसरी सोन पापड़ी नहीं खाएंगे। आज हम आपको पनीर भुजिया खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोन पापड़ी खाने की बात कर रहे हैं। और ऐसा भी शुभ अवसर आएगा कि जहाँ हमारे कवि मित्र हैं उनके माध्यम से आपके पास भी सोन पापड़ी पहुँचा करेगी। अब सोन पापड़ी आप खाइए, हम लौट के मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। एक बार पुनः स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। सोन पापड़ी का आपने स्वागत ले लिया होगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ देश के सुप्रसिद्ध कवि, बुजुर्ग कवि, हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद बनारस से जुड़े हुए, वाराणसी से जुड़े हुए डॉक्टर राम अवतार जी। डॉक्टर राम अवतार जी पेशे से प्रमुख आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, और बहुत ही मीनिंगफुल, जिसको बोलते हैं मीनिंगफुल, एक बड़े ही
संजीदा आप कविताएं लिखते हैं। आपके कविताओं के अंदर जीवन का सार छुपा होता है। मैं ऐसे प्रसिद्ध कवि अपने वरिष्ठ साथी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के डॉक्टर रामावतार जी को मैं आमंत्रित करता हूं। जय जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रामावतार जी का स्वागत करें। सभी भाइयों का और हम अपने सभी श्रोताओं का राम राम करते हैं। दीपावली का पर्व हमारा सामने है। मैं उसकी शुभकामनाएं आप सबको देते हुए यही कहना चाहूंगा कि जन गण मन जिससे अभिनंदित, ज्योति पर्व भी होता वंदित, चाह सभी की दीप प्रेम का अविरल सदा जले, जगमग ज्योति जले। ज्ञान ज्योति से आलोकित जग, बाधाओं से रहे मुक्ति पथ, जीते सत्य सदा ही जग में फूले और फले, जगमग ज्योति जले। सदा रश्मियों से तमहारा, जिसका ही है फल उजियारा, उजियारे के होते ही जन मन का कमल खिले, जगमग ज्योति जले। इस शुभकामना के बाद मैं एक मुक्तक आपके सामने रखना चाहता हूं कि बात बनती हो जहां, बात बनती हो जहां, बात बनाए रखिए। रिश्ता जैसा भी है रिश्ते को निभाए रखिए। माना मुश्किल है बहुत, राह में अंधेरा भी, दीप नन्हा ही सही, दीप जलाए रखिए। ज्योति पर्व पर हम यही चाहेंगे कहना कि झालरों के बीच में हम बहुत जी लिए और इतना जी लिए कि कोरोना तक आ गए। अब हम ये कहना चाहेंगे कि हम जितनी हमारी शक्ति हो दीप जला करके दीपोत्सव मनाएं, झालरोत्सव नहीं। और इसीलिए मैं यह निवेदन करते हुए कहूंगा कि जहां आप सारे दीप जला रहे हैं वहां एक दीप अपने घर की ड्योढ़ी पर भी जरूर जलाएं। यह मेरा अनुरोध है। और कहना चाहूंगा कि रोशनी लुटाए जो जन जन में प्यार के, रोशनी लुटाए जो जन जन में प्यार के, एक दीप रख देना ड्योढ़ी पर द्वार के, एक दीप रख देना ड्योढ़ी पर द्वार के। माना बाधाएं हैं, माना बाधाएं हैं, उलझन चिंताएं हैं, अच्छे पल आते हैं, कहती ऋचाएं हैं। हारो मत हिम्मत, मत बैठो मन मार के, एक दीप रख देना ड्योढ़ी पर द्वार के। अंधेरा छाता जब किरणें ही लड़ती हैं, अंधेरा छाता जब किरणें ही लड़ती हैं, सबको ही मालूम है वे ही तमहरती हैं, सबको ही मालूम है वे ही तमहरती हैं। बैठ नहीं जाती कभी उससे थक हार के, एक दीप रख देना ड्योढ़ी पर द्वार के। भारत की माटी की संस्कृति भी खाटी है, भारत के माटी की संस्कृति भी खाटी है, मूल्यों पर मरने की इसकी परिपाटी है। रक्षा हम करते हैं, रक्षा हम करते हैं, तन मन धनवार के, एक दीप रख देना ड्योढ़ी पर द्वार के। दुनिया से नाता है वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया से नाता है, अपनापन भाता है, दुश्मन की छाती पर चढ़ना भी आता है। दुनिया से नाता है, अपनापन भाता है, दुश्मन की छाती पर चढ़ना भी आता है। राम कृष्ण बनते हम पापी को मार के, एक दीप रख देना
ड्योढ़ी पर द्वार के एक दीप रख देना, ड्योढ़ी पर द्वार के। और आपने इस चौपाल में मुझे भी चौपाली बनाया, मुझे भी काव्य पाठ का अवसर दिया। इसके लिए इन पंक्तियों से आप सबका पुनः अभिनंदन करते हैं कि जगमग ज्योति जले, अंधकार जिससे भय खाता, उसे देखकर खुद छुप जाता, उसके आगे अंधकार की कभी न एक चले, जगमग ज्योति जले। दिग दिगंत में ज्योति बिखेरे, छठे राह के गहन अधेरे, सतत समुन्नत पथ आलोकित, तिमिर न पुनः छले, जगमग ज्योति जले। नित लड़ती किरणें प्रकाश की, राहें गढ़ती नवल आस की, जिसके बल पर निखिल सृष्टि के सारे काम चले, जगमग ज्योति जले, जगमग ज्योति जले। आप सबका ज्योति पर्व बहुत बहुत मंगल करे, शुभ करे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने आज हमारे सतमोला कमयुग चौपाल को आप जो सौभाग्य प्रदान कराए हैं, हम उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सतमोला कमयुग चौपाल के बाद अब मैं जिसको आमंत्रित कर रहा हूँ, देश की लाडली कवित्री, बहुत ही जिनके रचनाओं में एक अलग तरंग है, तो मैं ऐसे तरंग धारिणी कवित्री मंजू कटारे जी को आमंत्रित करता हूँ। मंजू कटारे जी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। जोरदार ताली के साथ मंजू कटारे जी। और अपनी कविता आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आओ तुम मेरी कविता में, आओ तुम मेरी कविता में, शब्द बन कर रह जाओ। आओ तुम गीतों में मेरे, आओ तुम गीतों में मेरे, राग बन कर रह जाओ। आओ तुम मेरी आँखों में, आओ तुम मेरी आँखों में, ख्वाब बन कर रह जाओ। आओ तुम मेरी पीड़ा में, आओ तुम मेरी पीड़ा में, आह बन कर रह जाओ। आओ तुम मेरी उम्मीदों में, आओ तुम मेरी उम्मीदों में, मंजिल बन कर रह जाओ। आओ तुम राहों में मेरी, आओ तुम राहों में मेरी, साथी बन कर रह जाओ। आओ तुम अंधेरों में मेरे, आओ तुम अंधेरों में मेरे, दीपक बन कर जल जाओ। आओ तुम उदासी में मेरी, आओ तुम उदासी में मेरी, खुशियाँ बन कर रह जाओ। आओ तुम जिंदगी में मेरी, आओ तुम जिंदगी में मेरी, प्रियवर बन कर रह जाओ। आओ तुम सुबहों में मेरी, आओ तुम सुबहों में मेरी, सूरज बन कर रह जाओ। आओ तुम इबादत में मेरी, आओ तुम इबादत में मेरी, खुदा बन कर रह जाओ।
आओ तुम गज़लों में मेरी, आओ तुम गज़लों में मेरी, दर्द बन कर रह जाओ। आओ तुम यादों में मेरी, आओ तुम यादों में मेरी, मूरत बन कर रह जाओ। आओ तुम कविता में मेरी, आओ तुम कविता में मेरी, शब्द बन कर रह जाओ। धन्यवाद। कुछ पंक्तियाँ मैंने बेटी के लिए भी लिखी हैं जो आपको प्रस्तुत करना चाहूँगी। जब एक बेटी की विदाई होती है और जब वो घर से विदा हो जाती है तो उसके माता पिता उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस कल्पना को मैंने अपनी पंक्तियों में सजोया है। दिल में बसकर रह गईं बेटियाँ, दिल में बसकर रह गईं बेटियाँ, घर को रोशन कर गईं बेटियाँ। दिल में बसकर रह गईं बेटियाँ, घर को रोशन कर गईं बेटियाँ। याद जो आए तो, याद जो आए तो आंसू बनकर रह गईं बेटियाँ। इबादत जो करें तो, इबादत जो करें तो सीता राधा, सीता राधा बनकर रह गईं बेटियाँ। घर को महका दें जो, घर को महका दें जो, तो वह चंदन हो गईं बेटियाँ। कंठ जो सूखे तो, कंठ जो सूखे तो शीतल जल हो गईं बेटियाँ। बुढ़ापा जो आए तो, बुढ़ापा जो आए तो हाथ की लकड़ी हो गईं बेटियाँ, हाथ की लकड़ी हो गईं बेटियाँ। कश्मकश भरे इस जीवन में, कश्मकश भरे इस जीवन में फैसला हो गईं बेटियाँ, फैसला हो गईं बेटियाँ। बुरे वक्त में, बुरे वक्त में हौसला हो गईं बेटियाँ। दिलों को जो जोड़ दें वह बंधन हो गईं बेटियाँ, वह बंधन हो गईं बेटियाँ। दो मीठे बोलों में, दो मीठे बोलों में जो बरसा दें प्यार, दो मीठे बोलों में जो बरसा दें प्यार, वह प्यार हो गईं बेटियाँ, वह प्यार हो गईं बेटियाँ। सर्दी की रातों में, सर्दी की रातों में जो उड़ा दें कंबल, सर्दी की रातों में जो उड़ा दें कंबल, वह परवाह हो गईं बेटियाँ, वह परवाह हो गईं बेटियाँ। या खुदा, या खुदा ये रिवाज क्यों बनाया तूने, या खुदा ये रिवाज क्यों बनाया तूने। अपनी होकर भी, अपनी होकर भी क्यों पराई हो गईं बेटियाँ, अपनी होकर भी पराई क्यों हो गईं बेटियाँ। धन्यवाद। मंजू कटारी जी, क्या आपने कविता सुनी, आपको कैसा लगा? अब मंजू कटारी जी के बाद अब मैं जिनको आवाज़ देना चाहता हूँ उनका नाम होता है अशोक कुमार पराशर जी। अशोक कुमार पराशर जी बहुत ही देश के वरिष्ठ कवि हैं और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आप आएँ, अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। अशोक कुमार पराशर जी। मैंने माँ के गर्भ से ये आज सुनी है जो मैं शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बेटी की आह। प्यारे स्वदेश के हित बेटियां मांगता हूँ, बुझती हुई शिखा को रोशनी चाहता हूँ। पलती हुई उदर में रो रो के कह रही है, पलती हुई उदर में रो रो के कह रही है, कसूर क्या है मेरा सपने ये बुन रही है। आंचल में पालती माँ मत मुझको यूं न मारो, शरणागत बनी हूँ तेरी कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो। मैं हूँ भविष्य तेरा देहरी की ममता बनूंगी, तो तेरे लिए ही मैया दुख दर्द सब सहूंगी, तेरे लिए ही मैया दुख दर्द सब सहूंगी। जब हम नहीं रहेंगे फिर कौन माँ कहेगा,
ये देश अम्ब लक्ष्मी फिर कौन ये बनेगा, फिर देश अम्ब लक्ष्मी फिर कौन ये कहेगा। शायद दहेज खातिर तुम भ्रूण मारती हो, इस पाप को मिटाना क्यों ना विचारती हो, इस पाप को मिटाना क्यों ना विचारती हो। राख होगी राखी दीन होगा भैया, बधु रिक्त होंगे पापा बहु शून्य सासु मैया। गिड़ा पिंगला हूँ श्रद्धा गायत्री शक्ति गीता, असुर विनाशिनी अम्बे युग बोध अवन सीता। क्यों दे रहे हो बाबुल, हे बाबुल क्यों दे रहे हो बाबुल प्रतिकूल मौत तोहफा। वो माँ नहीं है जननी जिसका जिया न तड़पा, वो माँ नहीं है जननी जिसका जिया न तड़पा। अगर अतीत गौरव, अगर अतीत गौरव ऐसा ही कर्म करता, सारे जहां में कोई ये वीर पुरुष रहता, सारे जहां में कोई ये वीर पुरुष रहता। प्यारे स्वदेश के हित बेटियां मांगता हूँ, वो बुझती हुई शिखा को रोशनी चाहता हूँ, रोशनी चाहता हूँ। जय जय भारत। देखा आपने अशोक कुमार पराशर जी का काव्यपाठ अपने आप में अनूठा रहा। अब मैं कार्यक्रम में आगे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ देश का एक लाडला नवांकुर कवि, जिसका नाम होता है मधुकर कुमार। मधुकर कुमार बहुत ही संवेदनशील कवि हैं, युवा कवि हैं और लखीमपुर खीरी से हमारे बीच पधारे हैं। नया बच्चा है, आपका आशीर्वाद की आपकी अपेक्षा है, उत्साहवर्धन करें। मधुकर कुमार, लखीमपुर। यहाँ पर उपस्थित समस्त कवियों को एवं कवित्रियों को नमन, जो हिंदी साहित्य के लिए एक आधारशिला का काम करते हैं। ऐसे विचारों को नमन, ऐसे विचारवानों को नमन। मैं यहाँ पे एक अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हाथरस कांड से संबंधित है। यह कविता बिल्कुल नई लिखी हुई है और जो मैं पहली बार प्रसारित कर रहा हूँ। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा ध्यान मिलेगा हमें। तो मैं शुरू करता हूँ। देव बन जाएं असुर, देव बन जाएं असुर तो उनसे कैसी कामनाएं, भाव की यह भावनाएं ठोकरें किस्मत की खाएं, भाव की यह भावनाएं ठोकरें किस्मत की खाएं। देव बन जाएं असुर तो उनसे कैसी कामनाएं, मुझको बड़ा विश्वास था ऐसा न कुछ आभास था, तुमको बुरा मैं सोच लूं मेरा न ये उपहास था। केशव यहाँ ज्यों रो रहे उद्भव दशानन हो रहे, परिकल्पना किसकी करें जहाँ स्वयं सुख हो रो रहे। प्रजा से वरदान ले जो है बने सत्ता पुजारी, प्रजा से वरदान ले है बने सत्ता पुजारी, मगर सिए नींद सोए जग रहे हैं मुकुटधारी, मगर सिए नींद सोए जग रहे हैं मुकुटधारी। इनको न इतना ध्यान है जो बन रहे अज्ञान हैं, आशीष फिरते मांगते थे आज वो भगवान हैं। इनको न इतना ध्यान है जो बन रहे भगवान हैं, आशीष फिरते मांगते थे आज वो भगवान हैं।
ध्यान पूरा है वहीं पर हाल जो वीरान है। ध्यान पूरा है वहीं पर हाल जो वीरान है। हिल गई जब राजगद्दी तब हुआ कुछ ध्यान है। ध्यान पूरा है वहीं पर हाल जो वीरान है। ध्यान पूरा है वहीं पर हाल जो वीरान है। सच छिपाने आ रही हैं झूठ की दो चार टोली। सच छिपाने आ रही हैं झूठ की दो चार टोली। दीपकों को खा रही जो पाखियाँ दिन रात भोली। दीपकों को खा रही जो पाखियाँ दिन रात भोली। है नशा तुमको एक ऐसा सत्ता है दो चार दिन। है नशा तुमको एक ऐसा सत्ता है दो चार दिन। अन्याय है रहता नहीं जग में कभी भी हार बिन। अन्याय है रहता नहीं जग में कभी भी हार बिन। इतिहास तुमको गोद में कैसे रखेगा ये बताओ। इतिहास तुमको गोद में कैसे रखेगा ये बताओ। अन्याय पर जो मौन हो कुछ देर से जो जाग पाओ। अन्याय पर जो मौन हो कुछ देर से जो जाग पाओ। पाप गर कुछ रह गया तो मानना विध्वंस है। पाप गर कुछ रह गया तो मानना विध्वंस है। जंजीर यह जो चल रही इसमें पुराने अंश हैं। जंजीर यह जो चल रही इसमें पुराने अंश हैं। जंजीर का मतलब जैसे रेप के बाद रेप होना, गैंग रेप के बाद गैंग रेप होना और एक के बाद एक होना। ये एक जंजीर कहीं ना कहीं अगर हम शुरुआत में ही किसी बलात्कारी को अगर एक अच्छे और ढंग से अगर सजा दे देते, यादगार सजा दे देते, तो शायद इनमें कभी भी ये इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी बेटी की तरफ गलत नियति से देख सकें। कि जंजीर यह जो चल रही इसमें पुराने अंश हैं। लिख रहा हूँ क्रूरता, लिख रहा हूँ क्रूरता। माँ शारदे तुम माफ करना। पाप के जो दाग हों उनको कृपा से साफ करना। लिख रहा हूँ क्रूरता। माँ शारदे तुम माफ करना। पाप के जो दाग हों उनको कृपा से साफ करना। पाप अब जितने भी हों सबका नया एक दंड हो। पाप अब जितने भी हों सबका नया एक दंड हो। कुछ हाथ के कुछ पैर के जीते जीवन के खंड हो। कुछ हाथ के कुछ पैर के जीते जीवन के खंड हो। फंदा गले का ना कसे सर ना निकलने चाहिए। दो चार दिन जो जी सके ऐसे लटकने चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि गला जो फांसी का फंदा है वो उसकी पापी की मौत गला कसने से नहीं होनी चाहिए। गला नहीं कसना चाहिए और फंदा इतना कसा भी होना चाहिए कि सर नहीं निकलना चाहिए। उसकी मौत जो होनी चाहिए वो गला कसने से नहीं केवल लटकने से होनी चाहिए। फंदा गले का ना कसे सर ना निकलने चाहिए। दो चार दिन जो जी सके ऐसे लटकने चाहिए। फिर देखना कि पाप का, फिर देखना कि पाप का जड़ से धरा पर अंत होगा। भविष्य के भी पापियों में क्रूरता का संत होगा। पाप जड़ से मिट सके ऐसा नया विधान हो। पाप जड़ से मिट सके ऐसा नया विधान हो। जो क्रूरता को दे जगह वो आपका संविधान हो। जो क्रूरता को दे जगह वो आपका संविधान हो। आप लोगों का ध्यान देने के लिए बहुत बहुत
आभार, बहुत बहुत नमन। और मेरा उद्देश्य था मेरा अपना मैसेज आप तक पहुंचाना, और मेरा यही मैसेज है, यही संदेश है आप लोगों के लिए। कार्यक्रम के अंत में आमंत्रित करना चाहता हूँ देश के एक वरिष्ठ कवित्री जिनका नाम होता है डॉक्टर कमल कुमार वर्मा। डॉक्टर कमल कुमार वर्मा पेशे से आप महिला चिकित्सक हैं, गायनी की, लेकिन आप कविता का अन्वेषण करते हैं, कविता का ऑपरेशन करते हैं, कविता को ऑपरेशन करके हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली ऐसी कविता की धारणी कवित्री डॉक्टर कमल कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ आए और आज अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। डॉक्टर कमल कुमार वर्मा। उलझते चले गए धागों से ये अरमा क्यों चले गए। ये मतला है जिंदगी के ताने बाने चले गए धागों से ये अरमा क्यों उलझते चले। सोची थी सुख मिलेगा तेरी बाह में मुझे, सुख मिलेगा तेरी बाह में मुझे, तेरी याद के झुलसते चले गए, तेरी याद की तपिश में चले गए। और अगला बंद है, मीठी याद के जो लम्हे धड़ कैद थे, कश्मकश में रेत बन के फिसलते चले, कश्मकश में रेत बन के फिसलते चले गए। कि ये भूल अब गुल से खिला गई, तीर बन के जो सी उतरते चले गए। तेरी प्यारी एक निगाह की ही रहे, तेरी प्यारी एक निगाह की सौदाई ही रहे, इस करम को तरसते चले गए। मक्ता पेश है, ना अब सजाना इन आँखों में है कमल, सपने ना इन आँखों में है कमल, अश्कों की गर्मी से सब पिघल गए, अश्कों की गर्मी से सब पिघलते चले गए। के ताने बाने उलझते चले गए धागों से ये उलझते चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम। नमस्कार। तो ये थी डॉक्टर कमल कुमार वर्मा। आपको हमारा ये दीपावली का विशेष एपिसोड कैसा लगा हमें आप ज़रूर लिखें, बताएं। आप भी यदि कहना कविता का मर्म समझते हैं, आपने कविता पाठ कहीं चाहे बेशक किया हो या ना किया हो, हमारा एक नया हमने एक प्रारूप रखा है। हम कार्यक्रम में केवल वरिष्ठ कवियों को नहीं, हम नामांकनों को नहीं, हम दर्शकों में से भी कवियों को बनाने को, दर्शकों में से भी कवियों को कविता पाठ कराने का हमने ठाना है। आप भी ठान लीजिए, आपके मन में है, आप हमसे शेयर करें और कभी ना कभी
कहीं से शुरुआत होती है, वो शुरुआत आप हमारे मंच से कर सकते हैं, सतमोला कवियों की चौपाल से। सतमोला कवियों की चौपाल में आने का एक ही तरीका है, आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप आजीवन सदस्य बने। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जब आजीवन सदस्य बनते हैं तो आजीवन सदस्य के बनने के बाद आपको प्राप्त होता है प्रत्येक 6 महीने में काव्य पाठ करने का एक सुनहरी अवसर, जो आप 16-17 साल का हमारा साथ है, वो आगे 20 वर्ष का भी होगा, वो 50 वर्ष का भी होगा, क्योंकि ये सतमोला कवियों की चौपाल है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमारे साथ बने रहें लंबे समय तक। अपने क्षेत्र में कोई कार्यक्रम, कोई गतिविधि आपकी होती है, आप कोई कार्यक्रम रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, शूट कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो सुदर्शन टीवी पे प्रसारित करना चाहते हो, चाहे साधना टीवी पे प्रसारित करना चाहते हो, चाहे नमोकार चैनल पे प्रसारित करना चाहते हो, चाहे इस दिन टीवी पे, चाहे ईश्वर टीवी पे, आप हमसे संपर्क करें। सतमोला कवियों चौपाल में काव्य पाठ के लिए आप हमसे संपर्क करें। स्क्रॉल पे चल रहे हैं हमारे नंबर 9711182183, 9711182183 और 8285120006 पर आप हमें फ़ोन करें। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमसे जुड़े, आजीवन सदस्य बने और कविता की सरिता में डुबकी लगाएं। कविता के नदी में डुबकी लगाने का अर्थ है आप हमारे आजीवन सदस्य बन जाते हैं, हमारे परिवार के अभिन्न अंग बन जाते हैं। अगले रविवार फिर मिलेंगे नए और श्रेष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दीपावली। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें
कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।